जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जी सर। देखिए पिछली क्लास में हम लोग सेक्शन 9 तक पढ़ चुके हैं सीआरपीसी को, और आज हम सेक्शन 10 से शुरुआत करते हैं क्लास की। सेक्शन 10 बात कर रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। ठीक, तो जो धारा 10 सीआरपीसी की है वो ये बता रही है कि ऑल असिस्टेंट सेशन जज shall be subordinate to the session judge in whose court they exercise jurisdiction। ये कह रहा है कि सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 10 का क्लोज 2 बात कर रहा है कि द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स consistent with this code as to the distribution of business among such assistant session judges। और वो कह रहे हैं कि सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम समय समय पर बना सकता है। भाई जो वर्क आएगा कोर्ट में, जो मामले आएंगे वो मामले डिस्ट्रिक्ट जज पे आते हैं कमिट होके। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज जो है फिर उन मामलों का वितरण करते हैं अपने अधीनस्थ, जो यहाँ बताया गया है सहायक सेशन न्यायाधीश। हालांकि सहायक सेशन न्यायाधीश नाम का कोई अधिकारी हम न्यायालय में वर्तमान समय में देखते नहीं हैं। जो भी अधिकारी हैं वो सब अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश हैं। तो सहायक सेशन न्यायाधीश और अतिरिक्त असिस्टेंट और एडिशनल में अंतर समझिए। धारा 10 जो है वो ये बात कर रही है कि जो असिस्टेंट सेशन जज है वो किसके अधीनस्थ होंगे? जनपद किसके सत्र न्यायाधीश के क्या होंगे? अधीनस्थ होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। लेकिन ये धारा जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए मूक है, उसके विषय में बात नहीं कर रही है। ठीक है, ये किसके विषय में बात कर रही है एनु? सहायक सेशन न्यायाधीशों। सहायक सेशन न्यायाधीश। ठीक है, और 10 का सब क्लोज 3 बात कर रहा है। ये कह रहा कि द सेशन जज मे ऑल्सो मेक प्रोविज़न for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by an additional or assistant session judge, or if there be no additional or assistant session judge by the chief judicial magistrate, and every such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। ये सेम बात हमने कल सेक्शन 9 के उपधारा 5 में भी पढ़ी थी, वहाँ भी यही बताया गया था। और यहाँ सेक्शन 10 का जो सब क्लोज 3 है वो भी उसी बात को रिपीट कर रहा है जो सेक्शन 9 के क्लोज 5 में हमने पढ़ा था। वहाँ क्या बताया गया था कि मान लीजिए सत्र न्यायाधीश अनुपस्थित है किसी कारणवश से, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है अनुपस्थिति का, तो उसकी अनुपस्थिति में कौन प्रभारी होगा? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्रभारी होगा। अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी उपलब्ध नहीं है तो असिस्टेंट सेशन जज प्रभारी होगा। असिस्टेंट सेशन जज भी उपलब्ध नहीं है तो फिर उसके बाद सीजीएम साहब प्रभारी होंगे, और सीजीएम साहब अपनी क्षमता के अंतर्गत भी कार्य करेंगे और सत्र न्यायाधीश की क्षमता का प्रयोग भी वो ही करेंगे। इज दैट क्लियर? और एक केस लॉ लिखा हुआ है यहाँ, ये बता रहा रमेश चंद्र पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। रमेश चंद्र पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1996। रमेश चंद्र पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1996 CRLJ 2776। ये साइटेशन है।
ठीक है। और उसमें कहा गया है कि केवल इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन कार्रवाई को दूषित नहीं करता। मतलब कि अगर कोई 10 के सब क्लोज 3 के अकॉर्डिंगली कोई CGM किसी अर्जेंट आवेदन पर पहले वो खुद अपनी हैसियत से सुनवाई कर रहे हों और फिर चूँकि वो सत्र न्यायाधीश, प्रभारी सत्र न्यायाधीश भी वही हैं, तो वही व्यक्ति फिर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से उसको सुनते हों, तो ऐसी अवस्था में कोई कार्रवाई को दूषित नहीं समझा जाएगा। ये इस केस लॉ में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। जबनुसा क्लियर है भाई? सर जी। द नेक्स्ट सेक्शन इज कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। सेक्शन 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। ठीक है। ये कह रहा है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो जनपद एक महानगर क्षेत्र नहीं है, ठीक है, देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड ऑफ द सेकेंड क्लास एंड एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो 11 कह रहा है कि प्रत्येक ज़िले में जो कि महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो यहाँ परामर्श किससे लिया जाएगा? राज्य सरकार किससे परामर्श लेगी? उच्च न्यायालय से परामर्श लेगी। ठीक है। और उच्च न्यायालय का मतलब क्या है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगी राज्य सरकार। ठीक है। तो अगला पैरा कह रहा है इसका, ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकेंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ। सर एक क्वेश्चन था मेरा। भाई पूरा आप, मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस पोर्शन को कंप्लीट हो जाने दीजिए दानिश बाबू, है ना। जब बीच में विराम आएगा तब अपना सवाल बताइएगा। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एरिया पढ़ रहा हूँ, बीच में आप मुझे टोक रहे हो, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। ठीक है। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं। ठीक है। तो ये कह रहा है मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकेंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established। तो इसका सेकंड पैरा कह रहा है कि परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के उपरांत किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है। ठीक है। और वह जहाँ कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया हो। तो 11 का जो सेकंड पैरा है वो कह रहा कि किसी प्रकार के विशेष मामलों की सुनवाई के लिए यदि कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठा दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ फिर उस प्रकार के मामलों की सुनवाई केवल और केवल वो ही न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। उनके अलावा अन्य कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उन विशेष मामलों की जिनके लिए उन्हें विशेषतः बनाया गया है उसके अलावा कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उन मामलों की सुनवाई नहीं करेंगे। और इसका सेकंड क्लोज कह रहा है कि द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। और ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं?
उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है भाई, आपके यहाँ जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, CJM है, ACJM है ना, इवन ADJ हैं, DJ हैं, सेशन जज हैं, ASJ हैं, उनको सबको नियुक्ति का अधिकार किसका है? हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट उन्हें यहाँ तैनात करती है। ठीक है। और द थर्ड वन कह रहा है कि द हाई कोर्ट में whenever it appears to be expedient or necessary, confer the powers of a judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। और वो कह रहा कि उच्च न्यायालय जब कभी ऐसे उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो 11 का 3 ये बता रहा है कि भले ही कोई व्यक्ति सिविल जज की हैसियत से बैठा हो, तो सिविल जज की हैसियत से बैठे हुए व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है? प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। आप देखते होंगे न्यायालयों के अंदर के जो ACJ वगैरह हैं, एडिशनल सिविल जज हैं, उनको ऑब्लिक JM भी बना दिया जाता है कि आपको एक थाना भी दे दिया है, आप दीवानी कार्यों का तो आप देख ही रहे हैं, आप साथ ही साथ जो है फौजदारी कार्य भी देखिए। इज दैट क्लियर? जी सदर। जी सर गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना है, ये जो ऊपर 11 का क्लॉज नहीं प्रोवाइजो जी दिया हुआ है, इसमें विशेष न्यायालय कहा है, तो ऐसे विशेष मामले कौन होंगे जो मतलब मैजिस्ट्रेट को ही देखेंगे वो? देखिए, वो किसी प्रकार के किसी प्रकार के भी विशेष मामले हो सकते हैं, जिसके लिए 11 का प्रोविज़ो जो प्रोवाइडेड बता रहा है वहाँ क्षमता दी गई है हाई कोर्ट को कि कोई भी विशेष किसी प्रकार के भी विशेष मामले हो सकते हैं, उसकी सुनवाई के लिए आप एक स्पेशल कोर्ट नियत कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप ऐसे देखिए 138 के लिए विशेष मामले हैं, तो एक अधिकारी को बैठा दिया कि आप 138 ही सुनेंगे, उसके अलावा दूसरे मामले तो नहीं सुनते 138 वाले। सदब, आप जब भी माइक खोलते हो आपके पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा ज़बरदस्त आता है, कैसे ऐसे माहौल में पढ़ लेते हो आप? सर नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं है, म्यूजिक तो कुछ नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है और कुछ पंखा चल रहा है। नहीं, कुछ बच्चों के और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। हाँ, वो सब बच्चे उधर दूसरे रूम में खेल रहे हैं। उसी को मैं बैकग्राउंड म्यूजिक कह रहा हूँ, जो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। जी वो आए थे सर, मैं भी वो डोर बंद कर देते हैं। हाँ, नहीं तो आपको डिस्टरबेंस होता होगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप माइक खोलते हो आपकी आवाज़ से पहले बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। तो शांत माहौल में रह के पढ़ाई करो भाई। हाँ जी दानिश, आप बताइए आप क्या पूछना चाह रहे थे? दानिश, दानिश मेरी आवाज़ आ रही है? जी चलिए, शायद नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। आवाज़ आ रही है? हाँ दानिश, आवाज़ आ रही है, आप बोलो क्या कह रहे थे आप? सर, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में क्या फर्क रहेगा सर? भाई कौन होंगे? भाई उनकी पावर्स में अंतर रहता है ना। सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट हैं उनको कम शक्तियां प्रदान होती हैं, और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं उनको ज़्यादा शक्तियां प्रदान कोर्ट के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं, है ना भाई। जो नए अधिकारी बिल्कुल शुरुआत पोस्टिंग जिनकी होती है वो सेकंड क्लास, और फिर वो प्रमोटेड होके जो है जब वो ACGM वगैरह बन जाते हैं तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड में सर GM वगैरह? हाँ, उनकी क्षमता 3 साल तक की उन्हें क्षमता है कि वो दंड दे सकते हैं। फिर जब वो फर्स्ट क्लास में जी सर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सर 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना कर सकते हैं, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट वो 1 साल और 5,000 रुपये का जुर्माना। और फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या ACGM है वो कर देते हैं 7 साल तक की सजा। ठीक है। तो इनकी दांडिक क्षमताओं में अंतर है। ठीक है। ओके सर। तो भाई
11 क्लियर हो गया भाई। सेक्शन 12 देख लीजिए, जहाँ बात की जा रही है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 12 में आ गए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट्सेट्रा। ठीक है। सेक्शन 12 कह रहा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया को अलग रखा जाता है। मेट्रोपॉलिटन के लिए व्यवस्था वहाँ क्या हो जाती है, वहाँ मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। मेट्रोपॉलिटन एरिया में CMM हो जाते हैं, यहाँ CJM होते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को क्या बनाया जाएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और ये सीनियरिटी सिस्टम चलता है, जो सीनियर अधिकारी होता है वो चीफ बनता है, और फिर उससे जो जूनियर होते हैं वो फिर आगे ACGM बनते हैं। ठीक है। और सेकंड कह रहा है, ये कह रहा है उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। ठीक है। सेकंड कह रहा है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। और जो ACGM होगा उसको जो क्षमता CGM को प्राप्त है वही क्षमता ACGM को भी प्राप्त है। सेकंड 12 का सेकंड यही कह रहा है कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे होंगी। ठीक है। तो CGM को भी सेम पावर है और ACGM को भी सेम पावर है, जहां तक कि उनकी विचारण क्षमता का सवाल है। CGM के पास कौन सी अतिरिक्त पावर है, CGM के पास प्रशासनिक क्षमता है। ठीक है, समझ रहे हो भाई। लोअर कोर्ट की पेरेंट कोर्ट CGM को कहा जाता है, और उसके मातहत उसके नियंत्रण के अधीन ये ACGM वगैरह GM वगैरह। ठीक। और थर्ड कह रहा है, थर्ड के 2 क्लोज हैं, 3 सब क्लोज। ए कह रहा है द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate and relieve him to the responsibilities specified in this section as occasion required। और कह रहा है कि उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है और उसे इस धारा में निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकता है। ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर आवश्यकता पड़े तो किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी तैनात किया जा सकता है। तो उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कैसे समझे आप इस बात को, एनु? जी सर। जी। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में बताया गया है 12 के क्लॉज 3 के सब क्लोज A में। एनु कल की क्लास में नहीं थी? नहीं सर, हम कल नहीं अटेंड कर पाए थे क्लास। हाँ, तो कौन सर जी अमित आप बताएं। जी, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से भी उपखंड का कोई मजिस्ट्रेट है तो वहाँ पे बनाए जा सकते हैं ये। जी 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 जी। ठीक है, नहीं जैसे एक से अधिक अगर उसमें कोर्ट है। जी हाँ, तो वहाँ भी बैठाया जा सकता है, सही कह रहे हैं आप। जी जी। और जी, इसका सब क्लोज B कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेल आल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर्स ऑफ supervision and control over the work of judicial magistrate other than additional chief judicial magistrates in the subdivision as the high court may
बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। और ये कह रहा है कि प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करेगा। वो कह रहा कि जहाँ इसको उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट बना के बैठाया गया है तो वहाँ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय है, जेएम वगैरह है, तो उनके कार्य के पर्यवेक्षण का राइट उसे दिया जा सकता है और वो हाई कोर्ट देगा उसको। वो विशेष आदेश भी हो सकता है या कोई साधारण आदेश भी हो सकता है। अगर एसीजीएम वहाँ बैठा हुआ है तो एसीजीएम उसके अंडर नहीं आएगा, उसके अंडर वो बताएंगे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट वगैरह कोई होंगे तो उनके कार्य पर नियंत्रण रख सकता है। एसीजीएम डायरेक्टली रिपोर्ट किसे करते हैं? सीजीएम को। चूँकि एसीजीएम जो है वो सीजीएम का ही काउंटर पार्ट है, आप ये समझें। बस उसको क्या है कि उसको प्रशासनिक क्षमता नहीं है। समझ आ रहा है ना जी? जी सर। और 13 कह रहा है स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 13 के द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this code of judicial magistrate of the first class or of the second class in respect to particular cases or to particular class of cases in any local area not being an metropolitan area, provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may by rules specify। और सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इसका such magistrate shall be called special judicial magistrates and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time as the High Court may by general or special order direct। और इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि द हाई कोर्ट में empower a special judicial magistrate to exercise the powers of a metropolitan magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction। तो सेक्शन 13 जो है वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में ये कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या उसने कोई पद धारण किया है, ये रिटायर्ड व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। कई बार विशेष न्यायाधीश जो हमारे यहाँ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठाए जाते हैं तो वो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सरकार की सेवा में रह चुके हैं। ठीक है। किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अहर्ता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। और इसका सेकंड कह रहा है कि ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष की अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो सेक्शन 13 का विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ध्यान रखिएगा कि अधिकतम 1 वर्ष के लिए बैठाया जाता है इनको। ठीक है। और जितनी नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। ठीक है। 1 वर्ष से अनधिक मतलब कि मैक्सिमम 1 वर्ष है, वो 6 माह के लिए भी बैठाया जा सकता है, उन्हें 8 माह के लिए भी बैठाया जा सकता है, 3 माह के लिए बैठाया जा सकता है। तो और इसका तीसरा पार्ट कह रहा है कि उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। ठीक है। तो ये विशेष
सेक्शन 13 वाले जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, ये कई बार तो कुछ रिटायर भी कोई मजिस्ट्रेट हो सकता है, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट को बैठा देते हैं, और कई बार ये ऐसे व्यक्ति को भी बैठा देते हैं जो राज्य की सेवा में रहा हो और जिसे विधि की कुछ काम की कुछ जानकारी हो। ठीक है, इवन इसमें सर हमारे यहाँ पर एक हेड बाबू थे, चतर सिंह बाबू। हाँ, उनको स्पेशल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ के भी एक रिटायर्ड पेशकार थे, उनको मुजफ्फरनगर में विशेष सेक्शन 13 का प्रयोग करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पे सेवाएं ली गई थी उनकी। तो अभी हमारे यहाँ भी कोई बंदा बैठा रखा है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पे, तो उनको दे देते हैं, मान लीजिए चालान वालान के मसले निपटाने के लिए बैठा दिया कि भई ये तुम छोटे मोटे काम है इन्हें फिनिश कर दो, है ना। तो ये सेक्शन 13 बात कर रहा है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? सर ये जो 1 वर्ष का जो टाइम है, इसको बढ़ा भी सकते हैं या बस 1 वर्ष तक ही रहेंगे? देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की उतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय, तो यानी कि मैक्सिमम 1 ईयर है। उनको फिर एक तरह से अगर दोबारा बैठाना है तो फिर दोबारा 1 साल के लिए बैठाएं, तो एक बार में तो 1 साल के लिए ही नियुक्त किया जाएगा उन्हें, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर है। ठीक है, ये कह रहा नोट एक्सीडिंग 1 ईयर, है ना। ओके। और एक समय में तो सर इनको डायरेक्ट फिर हाई कोर्ट या अपॉइंट करेगी? हाँ बिल्कुल, या फिर हाई कोर्ट अच्छा, उच्च, साफ साफ लिखा हुआ है उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय से आदेश आएगा इनके लिए। और ठीक है भाई, सेक्शन 14 क्या कह रहा है? सेक्शन 14 बात कर रहा है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज within which the magistrate appointed under subsection 11 or under section 13 may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested under this code। तो ये कह रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के विषय में बात करता है। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है मजिस्ट्रेट का, मैं पहले भी एक दिन क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। कौन बताएगा कि लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है और ये कौन सी धारा में पढ़ के आए हम इसे? 2J में था सर ये जी। जुरिडिक्शन से मतलब जो उनका था थानों से संबंधित, तो कितने थाने किसको अलॉट करे जाएंगे? हाँ सीजेएम भाई, मजिस्ट्रेट का अधिकारिता का मतलब क्या है कि उनके अंडर में कौन कौन से थाने दिए हुए हैं, जिन थानों पे उन्हें अपने पावर्स को एक्सरसाइज करना है, ये उनका स्थानीय क्षेत्राधिकार है। तो इसके बारे में बात कर रहा है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट जो नियंत्रण है वो उच्च न्यायालय का है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए। क्लियर है भाई? तो सेक्शन 14 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के विषय में बात कर रहा है। तो इनका डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? उच्च न्यायालय का है। और किसके माध्यम से है? सीजीएम के माध्यम से। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि कभी आपको पता लगता है कि आज ये थाना फला मजिस्ट्रेट के यहाँ था, 2 महीने बाद पता लगा कि ये थाना उठा के किसी और मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। तो ये सीजीएम साहब जो है एक्सरसाइज करते रहते हैं अपनी पावर्स, लेकिन ये पावर उन्हें प्राप्त कहाँ से हो रखी है? हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए काम करना है। मतलब कि उन्हें ऐसी जो कार्रवाई वो करेंगे हाई कोर्ट को रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, परंतु प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे होल्ड इट सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश्ड। लेकिन ये कहा गया कि परंतु विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर
जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। तो ये विशेष न्यायाधीश के विषय में बात कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि जहाँ जिस निमित्त उसे नियुक्त किया गया है वो अपनी बैठक उसी स्थान में करेगा। और सेकंड कह रहा है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। और ये कह रहा है कि ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा, ठीक है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन, है ना, द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। और ये कह रहा है कि ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। ये किसके बारे में बात कर रहा है भाई? भाई जो मजिस्ट्रेट है उसके लोकल जुरिस्डिक्शन तो आपने, हाँ बताइए बताइए। जी, somebody was saying something. हेलो, जी जितेंद्र जी, सेकंड वाला जो सब क्लोज है 14 का, ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है? आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज़ मेरी ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। हाँ जी जी, हेलो, जी अब मेरी आवाज़ कैसी आ रही है भाई? क्लियर है सर जी। तो जो सेकंड पार्ट हम 14 का पढ़ रहे हैं वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है? ये क्या समझ में आया इस लाइन से? ऐसे परिशिष्ट द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। ये कौन सा मजिस्ट्रेट है? सर ये तो सीजीएम है सर। है? सीजीएम है सर। नहीं, ये सीजीएम के बारे में तो पीछे बता दिया गया। सेटों की बात चली ना सर यहाँ तो। हाँ, तो ये कह रहा प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता। देखो वैसे तो लोकल जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है उन्हें, उनके थाने बटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या है? स्पेशल मजिस्ट्रेट। जी शोभित, स्पेशल मजिस्ट्रेट सर। जी, ये जो विशेष जो बंदा है, जो विशेष मजिस्ट्रेट है, उस पर तो पूरे ज़िले का मामला आएगा ना, उस पर तो पूरे ज़िले के विशेष मामले आएंगे, ठीक है। द थर्ड वन कह रहा कि वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ ए मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 18 extends to an area beyond the district or the metropolitan area as the case may be, in which he ordinarily holds court. Any reference in this code to the court of session, chief judicial magistrate or the chief metropolitan magistrate shall, in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, be construed unless the context otherwise requires as a reference to the court of session, chief judicial magistrate or chief metropolitan magistrate as the case may be, exercising jurisdiction in relation to the said district or metropolitan area. जी, आवाज़ अब ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में? क्लियर है सर। जी, तो जो इसका थर्ड कह रहा है कि जहाँ धारा 11 या धारा 13 या धारा 18 आगे आएगी,
वहाँ पढ़ेंगे क्या है उसमें। धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थिति उस जिले या महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठकें करता है बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। कहाँ समझे? तीसरे वाले पार्ट में ये कह रहा कि जहाँ 11 या धारा 13 या धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थिति उस जिले या उस महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठकें करता है बाहर किसी क्षेत्र तक है, मतलब कि जहाँ उसकी बैठक की जा रही है उस बैठक के किए जाने के जिले के बाहर तक भी अगर कोई विस्तार है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। कोई डायरेक्शन अगर यहाँ ये बता रहा है कि अगर उसका जहाँ वो मामूली तौर पर बैठकें कर रहा है और उसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उससे बाहर तक भी है, बाहर तक का क्या मतलब होगा, कोई अन्य जिला भी उसको दिया गया है, ठीक है, तो वैसी अवस्था में उस जिले के संबंध में उसका निर्देश जो वहाँ के भाई जो दूसरे जहाँ उसका क्षेत्राधिकार फैल रहा है जहाँ तक, तो वहाँ अगर सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश अगर कोई होगा तो फिर वो उस क्षेत्र के प्रति होगा जिस क्षेत्र तक उसका कार्य विस्तार या अधिकारिता का विस्तार है। ठीक है, क्लियर है भाई तीसरे वाला पार्ट। हालांकि ये ऐसी परिस्थितियां रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं। आज जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, विशेष बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है, उसकी लिमिट्स जो है मोस्टली वो डिस्ट्रिक्ट तक कर्टेल है। लेकिन यदि कोई ऐसी संभावना हुई कि भाई उसको जहाँ वो मामूली तौर पर बैठ रहा है उसके अलावा भी किसी और जगह का क्षेत्र दे दिया जाए, उसके क्षेत्र आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स का भी उसको जुडिक्शन दे देते हैं ना। हाँ, जैसे कि पहले सीबीआई कोर्ट है तो उसको तो हाँ, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स का है भाई, जैसे वो गाजियाबाद में बैठा है, कोर्ट है वहाँ को मजिस्ट्रेट तो बहुत सारा एरिया हो सकता है। बिल्कुल, जैसे हमारे पूरे एरिया की एंटी करप्शन कोर्ट मेरठ ट्रांसफर है, वहाँ का हो सकता है। बिल्कुल, जैसे गैंगस्टर पहले होती थी, गैंगस्टर का भी यही सिस्टम था कि मंडल स्तर पे बैठता था उसका न्यायाधीश और उसके मंडल में आने वाले सभी जिलों तक उसका क्षेत्राधिकार होता था। ठीक है ना। तो ये कुछ विशेष मामले हैं जिनमें इस प्रकार की मैटर आएंगे। तो फिर वो जो निर्देश लगाया जाएगा वो जहाँ तक उसके क्षेत्राधिकार हैं उस क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले प्रत्येक सीजीएम, प्रत्येक सेशन जज, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश लगाया जाएगा। इज दैट क्लियर सदब जी? जी सर। सेक्शन Yes, sir. सेक्शन 15 सेइंग सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जी, तो सेक्शन 15 कह रहा है कि एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो 15 ये कह रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना किस प्रकार से बताया गया है कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो किसके सबऑर्डिनेट हैं? सेशन जज के। ठीक है, और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ठीक है भाई, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जो सेशन जज हैं, सेशन जज के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट कौन है? सीजीएम।
और फिर सीजीएम के नीचे वाले जो बंदे हैं वो सीजीएम के माध्यम से नियंत्रणाधीन किसके है, उस सेशन जज के नियंत्रणाधीन रहते हुए डायरेक्टली किसके सबऑर्डिनेट हैं, सीजीएम के। ठीक है। तो सर जो सीजीएम है ये तो हाई कोर्ट के भी उसमें रहते हैं कि साधारण नियंत्रण में रहते हुए सेशन जज के नियंत्रण में रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इनका सबका जो मेन कंट्रोलर है वो तो चीफ वो हमारा उच्च न्यायालय ही है ना, सारी व्यवस्था वहीं से चल रही है। लेकिन यह है कि उच्च न्यायालय डायरेक्टली तो हर सीजीएम से कनेक्ट नहीं रह सकता ना, वो सत्र न्यायाधीश के माध्यम से, सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ बनाया गया है उसको। ठीक है ना। और सेकंड कह रहा है कि द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे 15 के अनुसार, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। ठीक है भाई, ये साधारण मतलब कोई साधारण आदेश और विशेष आदेश में क्या अंतर लग रहा है आपको? भाई एक तो जनरल आर्डर कर दिया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय ने कि भाई ये थाने यहाँ, ये थाने वहाँ, ये पत्रावली यहाँ से वहाँ, ये वहाँ से वहाँ। तो और एक विशेष है, विशेष क्या है कि आपने कोई टीए लगाई तो टीए रहेगा, ये स्पेशल बांट सकता है इनका। हाँ, मान लीजिए आपने कोई स्पेशल या तो कोई न्यायिक अधिकारी ना हो, किसी कोर्ट में वैकेंट चल रही हो, वहाँ से आपका मामला कोई निस्तारण हेतु जो है वो उसको ट्रांसफ़र कराना है, तो आप स्पेशल ऑर्डर के लिए परमिशन वो प्रेयर करते हैं कोर्ट से कि सर, या फिर आप एग्रीव्ड हैं किसी उसके जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, तो उसके खिलाफ आप टीए कहाँ लगाओगे, सीजीएम के यहाँ लगाओगे, तो फिर सीजीएम एक विशेष स्पेशल ऑर्डर से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। जी। 16 जो है वो कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, और ये लगभग वही बात है जो हमने मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के विषय में जिले में पढ़ी है, वही महानगर के विषय में ये धारा 16 बात कर रहा है। सेम फंडा है, इसे आप सेल्फ देख लीजिएगा। ठीक है। और 17 बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। यहाँ भी वही सेम फंडा है जो सीजीएम और एसीजीएम के विषय में हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए सेल्फ है। और 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो पूरा का पूरा फ्रेम जो हमने सामान्य जनपदों के विषय में पढ़ा है, वो ये अगली धाराएं जो हैं ये महानगरों के विषय में बता रहा है। और कहानी जो कि तू वही है जो हम पीछे कंसेप्ट पढ़ के आए हैं। तो इन धाराओं को आप सेल्फ पढ़िएगा। ठीक है, और 19 तक आप सेल्फ पढ़ें, चूँकि ये महानगरों के विषय में वही बात कर रहा है जो पिछली धाराएं सामान्य जनपदों के विषय में बात कर रही हैं। ठीक है, और 20 देखते हैं। 20 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बात कर रहा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट and in every metropolitan area the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be executive magistrates and shall appoint one of them to be the district magistrate। ये कह रहा है 20 कह रहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे, ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। तो एक उनमें से क्या होगा, जिला मजिस्ट्रेट होगा। और उसके अलावा और क्या हो सकते हैं भाई, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, है ना, सिटी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एसडीएम जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करेगी।
और धारा 20 के अनुसार करेगी। और सेकंड पार्ट कह रहा कि द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और सेकंड में एक बताया कि राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। तो मैंने अभी बताया था आपको कि एडिशनल भी कर सकती है, ठीक है, सिटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करती है। तो ये नियुक्ति का जो राइट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कौन करेगा भाई सदप? हाई कोर्ट। बिल्कुल, हाई कोर्ट नियुक्त करेगा। इसका तीसरा पार्ट कह रहा है कि वेन एवर इन कंसिक्वेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकमिंग वैकेंट एनी ऑफिसर सक्सीड्स टेम्पररीली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सच ऑफिसर सेल पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज respectively conferred and imposed by this code on the district magistrate। और तीसरे में ये बताया गया कि जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर आरोपित हों। तो ये क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट इसका ये कह रहा है कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है, बीमार है, ट्रांसफ़र हो गया है, मर गया है, त्यागपत्र दे दिया है, तो वैसी अवस्था में जब तक राज्य सरकार आदेश ना करे तो जो उसका अपर जिला मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो सारे कार्य देखेगा उसके स्थान पे। तीसरा पार्ट यही तो कह रहा है भाई सरजीत शर्मा। जी सर, यही कह रहा। हाँ, और सेक्शन 4 कह रहा द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ ए सब डिवीजन एंड मे रिलीव्स हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेजन रिक्वायर्स एंड द मजिस्ट्रेट सो प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ ए सब डिवीजन शैल बी कॉल्ड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये कह रहा है राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है और उसको भार साधन से मुक्त कर सकती है और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। तो यहाँ 20(4) में SDM बताया गया है, ठीक है, क्लियर है। ये कह रही है कि किसी को वो चार्ज दे भी सकती है और जब चार्ज देगी तो किसी को रिलीव भी करेगी वहाँ से भाई। तो सर ये सेक्शन 20 में जो भी मजिस्ट्रेट हैं ये सब स्टेट द्वारा ही, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी क्योंकि डायरेक्टली राज्य सरकार के एजेंट होते हैं, ये राज्य सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जिले में। और कुछ मामलों को ये राज्य सरकार के खिलाफ सुनते भी हैं बैठ के। तो मुझे बड़ी ताज्जुब होता है कि भाई ये राज्य सरकार के खिलाफ मामले को सुन रहे हैं और राज्य सरकार के ये चमचे हैं डायरेक्ट, तो ये राज्य सरकार के खिलाफ आदेश कहाँ करेंगे? आपने देखा होगा कि वहाँ जो मामले इनके सामने सुनवाई जिनकी होती है उन मामलों में अक्सर जो है वो राज्य के प्रति इनका नरम रुख रहता है, चूँकि ये राज्य के बिल्कुल डायरेक्ट सर्विस में है, ठीक है। और 4A समर्पित राज्य को होते हैं। हाँ जी, ये राज्य को ही ये डेडिकेटेड होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही राज्य के खिलाफ इनका ऑर्डर जाता है, अदरवाइज तो सेटल्ड फार्मूले हैं उनके, स्टेन में कर देता है ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है सर, हाँ सेपरेट पावर्स, अब उसका तो कदम कदम पर मजाक ही उड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, तो हमारे गुंडा एक्ट की सुनवाई करते हैं, गुंडा एक्ट की सुनवाई उधर ही होती है ना, ऐसा नजर आता। चलिए सेक्शन 4A देख लेते हैं। सेक्शन 4 कमिश्नरेट बनाते जा रहे हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ही। जी चलिए
4A कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शंस एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज डेलीगेट इट पावर्स अंडर सब सेक्शन 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 4K कह रहा है कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है। ठीक है, कौन सी शक्ति? जो एसडीएम के क्षेत्राधिकार बदलने की शक्ति है, यहाँ से वहाँ भेजने की शक्ति है। तो 4A के अनुसार राज्य सरकार अपनी जो धारा 4 में दी हुई शक्ति है वो डीएम को भी सौंप सकती है कि भाई आपको राइट है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस एसडीएम को जिस सब डिवीज़न में रखना चाहें उसे रखो, जिसे हटाना चाहें उसे हटाओ। तो वो अपनी क्षमता जो है वो राज्य सरकार की क्षमता वो डीएम में निहित 4A के अनुसार की जा सकती है। कल्पना चौहान, क्लियर है 4A? जी सर। धारा 4 में यही तो बताया ना कि राज्य सरकार ऐसा करेगी, और 4A में फिर ये बता दिया कि जो धारा 4 की पावर है वो राज्य सरकार चाहे तो डीएम में भी उसको डेलीगेट पावर अपनी डेलीगेट कर सकती है। ठीक है भाई? हाँ जी सर। और 5 कह रहा है इसका कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन ए कमिश्नर ऑफ पुलिस all or any of the powers of an executive magistrate in relation to a metropolitan area। और ये धारा 5 कह रही है कि इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। तो अभी जहाँ जहाँ कमिश्नरेट लागू हो रही है हमारे यहाँ, तो वहाँ ये शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ या कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार वो पुलिस कमिश्नर में निहित कर देती है। ठीक है जी? लेकिन सर ये तो महानगर नहीं है सर, महानगर क्षेत्र तो नहीं है नोएडा। क्या कह रहे हैं सर? जो नोएडा है वो महानगर तो नहीं है? नहीं, महानगर नहीं है, लेकिन वो उन्होंने वहाँ कमिश्नरेट, अब यहाँ ऐसे समझें कि जहाँ जहाँ कमिश्नरेट सरकार ने बना दिया है तो वो इन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियाँ उनमें कन्फर्ट कर सकती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, शुभकामनाएं, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।